हालांकि उसे प्राइवेट वीआईपी रूम कहा गया था, लेकिन उसका इंटीरियर इतना बड़ा था कि वो पूरे फ्लोर जैसा लग रहा था। लाइट्स धीमी थी और एक लाइव बैंड संगीत बजा रहा था। सभी लोग बहुत सज-धज कर आए थे और मजे कर रहे थे। 3 से 5 लोगों के ग्रुप आपस में ग्लास टकरा रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। करिन ने भीड़ में नजर दौड़ाई और एनी को ढूंढने लगी। अचानक गुलाबी बालों वाली एक लड़की उसकी तरफ दौड़ती आई। हे देयर, ओ! करिन ने तुरंत अपनी उंगली एनी के होठों पर रख दी और उसे आंट कहने से रोक दिया। बाहर मुझे नाम से पुकारना, एनी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। ओके करिन ने हल्की भान सिकोड़कर एनी को ऊपर नीचे देखा कि कहीं वह घायल तो नहीं। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे बचाने? एनी ने घबराकर करिन का हाथ पकड़ लिया और पीछे इशारा किया। वो लोग, इन्होंने मुझे तंग किया। करिन ने देखा तो 3 अच्छे कपड़े पहने लड़के एनी के पीछे खड़े थे। एक नज़र डालते ही उसे समझ आ गया कि ये बिगड़े हुए अमीरजादे हैं। बाएं खड़े लड़के ने कहा, अरे खूबसूरत, ऐसे इल्ज़ाम मत लगाओ। तुमने खुद वादा किया था कि हमारे साथ मज़ा करोगी। अब कैसे कह सकती हो कि हमने तुम्हें तंग किया? दाएं खड़ा लड़का करिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हाय देयर, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ एक और हसीना मिलेगी। तुम शरीफ सी लगती हो, लेकिन वैसे भी यही तो मेरा टाइप है। करिन शांत रही और एनी की तरफ मुड़ी। तुम इनसे कैसे फंस गई? एनी ने शर्माते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं अंकल को ढूंढने आई थी। वो नहीं मिले तो मैंने इन तीनों से पूछा कि वो कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि मेरे साथ डाइस खेलो, जीत गई तो अंकल तक ले चलेंगे। लेकिन मैं हार गई। फिर इन्होंने कहा या तो 10 बोतल बियर पी लो या इनमें से किसी एक को फ्रेंच किस दो। मैं तो इन्हें किस करने वाली नहीं थी, और ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया हो तो इसलिए पीना भी नहीं चाहा, लेकिन ये मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। करिन को हालात समझ आ गए। उसने उन लड़कों की तरफ ठंडी नजरों से देखा। क्या एक जवान लड़की को तंग करके तुम्हें गर्व होता है? उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे, औरतें तो बराबरी की बात करती हैं ना। बराबरी का मतलब यही है कि जो खेल हार जाए उसे रिजल्ट मानना चाहिए। अगर हार बर्दाश्त नहीं तो खेलना ही क्यों? करिन का चेहरा सख्त हो गया। डाइस खेल रहे हो, सही। अब मैं खेलूंगी। तीसरे लड़के ने उसकी सीधी सादी शक्ल देखकर शैतानी मुस्कान दी। सच में? करिन ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं जीत गई तो एनी के सारे लॉसेस माफ होंगे। लड़के ने भान ऊपर उठाए। और अगर मैं जीत गया तो? करिन ने बेखौफ कहा, क्या चाहते हो? लड़का 2 कदम आगे आया, झुककर उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम अब तक वजिन हो? करिन का चेहरा जम गया, उसमें शर्म और गुस्से की झलक थी। वो लड़का बुरी तरह मुस्कुराया। तुम्हारा प्यारा रिएक्शन देखकर तो साफ लग रहा है कि हाँ। उसने जेब से एक होटल रूम कार्ड निकाला और करिन की ओर बढ़ा दिया। मैं तुम्हारी पहली रात चाहता हूँ। एनी गुस्से से लाल हो गई। तुम लोग तो खुलेआम नीचपना कर रहे हो। करिन ने कार्ड ले लिया। ठीक है, खेल शुरू करो। एनी घबराकर बोली, करिन, नहीं, मैं पी लूंगी, तुम इनके साथ मत खेलो। स्नो रूम के अंदर वाले बिलियर्ड रूम में रोवेरस का सबसे छोटा बेटा सनी पैर पर पैर चढ़ाकर बोला, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन जेड रैबिट नाम की हैकर से मिला। उसने हमारे आज लीग का एन्क्रिप्शन सिस्टम चुटकियों में तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि वो दुनिया के टॉप 2 हैकर्स में से एक है। ज़ीक ने एकदम सही शॉट लगाते हुए कहा, सनी, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम अपने भाई की कंपनी में मदद करो। ये बेकार चीज़ों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सनी ने कंधे उचकाए। मुझे कंपनी में दिलचस्पी ही नहीं। जब भाई वहाँ है तो मुझे क्यों करना चाहिए? तभी कोई अंदर आया और बोला, दोस्तों, बाहर बड़ा मज़ेदार सीन चल रहा है। एक लड़की 3 लड़कों से डाइस गेम खेल रही है और उसने अपनी पहली रात दांव पर लगा दी है। ज़ीक ने क्यों नीचे रखा। वाह, ये तो दिलचस्प है। चलो देखते हैं। जेरेमी सोफे पर आलस से टिके हुए थे, चेहरे पर कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके पास बैठी घुंघराले बालों वाली महिला प्यार से
उन्हें देख रही थी और ग्लास टकरा रही थी। तभी वही शख्स बोला, मिस्टर जेरेमी, मुझे लगता है आपकी भतीजी एनी उस लड़की के साथ डाइस खेल रही है। जेरेमी की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए करिन को एक डाइस कप थमाया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर तुम्हें सताने का आरोप लगाओ, इसलिए हम एक आसान सा खेल खेलेंगे। बस पासा फेंकेंगे और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो राउंड जीत जाएगा। अगर तुम 3 में से 2 राउंड जीत जाती हो तो पूरा खेल तुम्हारा। ठीक है, करिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। एनी की आंखें चिंता से लाल हो गईं। करिन, ये मेरी गलती है। तुम्हें इनके साथ खेलने की जरूरत नहीं है। जितनी बियर की बोतलें चाहें मैं पी लूंगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं अपनी आंटी को इन 3 घटिया आदमियों के सामने नहीं खेलने दे सकती। अगर वो हार गईं तो ये लोग उन्हें परेशान करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। करिन ने एनी के बेचैन हाथ पर थपकी दी। शश, चुप रहोगी, सब ठीक होगा। क्या मतलब सब ठीक होगा? एनी अपने अंकल को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, लेकिन उसका मोबाइल पहले ही उन आदमियों में से एक ने छीन लिया था। खेल शुरू भी नहीं हुआ था कि देखने के लिए और मजा लेने के लिए चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। दोनों पक्षों के पास अपना अपना डाइस कप था। करिन के सामने वाले आदमी ने कप को अंदाज से झटककर जोर से मेज पर पटका। उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर पूछा, शुरू करूं? करिन ने शालीनता से जवाब दिया, जी हाँ, कीजिए। वाह, कितनी विनम्र हो तुम। तो फिर शुरू कर देता हूँ। उस आदमी ने कप उठाया। 5 पासों में से 4 पर 6 आया और 1 पर 5। कुल स्कोर हुआ 29। भीड़ को करिन पर भरोसा नहीं था। सबको लगा कि एक नौजवान लड़की पासा खेलना नहीं जानती होगी और बस किस्मत पर ही निर्भर करेगी। ऊपर से एक साथ 5-6 आना लगभग नामुमकिन था। करिन ने उन नकारात्मक बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने कुशलता से कप झटका और बड़ी सहजता से उठाया। सब हैरान रह गए जब देखा कि उसके पास सचमुच 5 6 आए थे। वो आदमी, जिसकी मुस्कान से भरा चेहरा आत्मविश्वास झलकाता था, जड़ हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि करिन इतनी भाग्यशाली हो सकती है। वाह, गजब की किस्मत है तुम्हारी। चलो, अगला राउंड। दूसरे राउंड में करिन और आदमी दोनों के 5-5-6 आए, मैच ड्रॉ हो गया। तीसरा राउंड शुरू होते ही सबकी नजरें उत्सुकता से उन पर टिक गईं। आदमी ने फिर 5-6 निकाले और शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुम भले ही किस्मत वाली हो, लेकिन लगातार 3 बार 5-6 आना लगभग नामुमकिन है। पिछला राउंड टाई हो गया था, तो हमें 2 और राउंड जोड़ने होंगे। जो 5 में से 3 जीतेगा वही विजेता होगा। मुझे तो आज रात तुम्हारे साथ वक्त बिताने का इंतजार है। करिन ने सपाट आवाज में कहा, ये आखिरी राउंड होगा। तुम्हें निराशा से ही समझौता करना पड़ेगा। उसने कप को 10 सेकंड तक जोर से झटका और मेज पर पटका। जब कप उठाया गया तो 5 पासे बीच से फटे हुए थे। आधे पर 6 और आधे पर 1 ऊपर की ओर थे। कुल स्कोर बना 35। 3 में से 2 राउंड जीतकर करिन ने शानदार जीत दर्ज की। तीनों प्लेबॉय अवाक रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास साफ दिख रहा था। वे आगे झुककर पासों को गौर से देखने लगे, मानो यकीन करने की कोशिश कर रहे हों। बाकी सब लोग भी उसकी कम उम्र में इतनी कुशलता देखकर दंग रह गए। हम जीत गए, सच में जीत गए। एनी की आंखें झपकी और फिर उसे यकीन आया। वो खुशी से कूद पड़ी और बोली, वाह, हम जीत गए। करिन, तुम तो कमाल हो। अब से तुम मेरी आइडल हो। करिन ने जम्हाई लेते हुए अपना मुंह ढका। चलो, चलते हैं। थोड़ी दूर सोफे पर बैठे ज़ीक ने पूरे खेल का मजा लिया। वो हैरान होकर बोला, तुम्हारी लड़की तो सरप्राइज से भरी हुई है, जेरेमी। जेरेमी एक सीटर सोफे पर शाही अंदाज में बैठा था। उसने लाल वाइन का घूंट लिया और अपने लंबे पैर क्रॉस किए। उसका चेहरा गंभीर था, जिससे कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रहा है। ज़ीक की बात पर सनी का ध्यान गया। उसने पूछा, वो कौन है? जेरेमी उसे जानता है। ज़ीक मुस्कुरा कर बोला, वो उसकी पत्नी है। अभी हाल ही में शादी हुई है।
चूंकि हम सब यहाँ भाई जैसे हैं, तो वो तुम्हारी भाभी हुई। सनी चौंक गया। उसने भौहें चढ़ाईं और करिन को चमकती निगाहों से देखा। जेरेमी के पास खड़ी घुंघराले बालों वाली औरत ने अपने गिलास में शैंपेन घुमाया और दूर से करिन को देखा। उसकी सुंदर आंखों में एक क्षण के लिए तिरस्कार की झलक उभरी। करिन ने कमरे का कार्ड वापस उस आदमी की ओर फेंका और एनी को खींचते हुए बाहर निकल गई। जाते जाते एनी को अचानक अपना फोन याद आया। वो पलटी और बोली, मेरा फोन वापस दो। बीच में खड़े आदमी को अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही थी। मोबाइल ने उसे एक बहाना दे दिया। अगर चाहती हो कि फोन वापस मिले तो उसे फिर से मेरे साथ खेलना होगा। करिन ने दोबारा समय बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और एनी से बोली, रहने दो, जाने दो उसे। घर पहुंचकर तुम्हारा अमीर अंकल तुम्हें नया दिला देगा। एनी उलझन में नजर आई और बुदबुदाई, लेकिन करिन ने उसे घूरा और तुरंत समझ गई। तुम्हारे फोन में कुछ जरूरी चीज है ना? एनी ने झेपते हुए सिर हिलाया। करिन ने अपनी नाक के बीच को दबाते हुए उस आदमी की ओर देखा। और कौन सा खेल खेलना चाहते हो? आदमी ने करिन के आत्मविश्वासी चेहरे को देखा और बोला, इस बार जीत हार मायने नहीं रखती। हम ये व्हील ऑफ फॉर्चून घुमाएंगे। तुम्हें बस एक बार खेलना होगा और बदले में मैं उसका फोन लौटा दूंगा। करिन ने मेज पर रखे उस उपकरण को देखा और सोचा कि ये बिल्कुल बेमतलब का खेल है। ठीक है, मैं खेलूंगी। आदमी मुस्कुराया। नियम ये है कि तुम्हें आंखें बंद करके बटन दबाना होगा। जिस विकल्प पर रुकेगा वो मेरी सजा होगी और जिस पर मेरा रुकेगा वो तुम्हारी सजा। करिन ने भौहें चढ़ाईं और आपत्ति जताई। हम अपने लिए क्यों नहीं चुनते, एक दूसरे के लिए क्यों? आदमी ने सिर हिलाया। वरना मजा नहीं आएगा। आखिरकार करिन ने मान लिया। ठीक है, उसने करिन को पहले जाने का न्योता दिया। पहिया तेजी से घूमने लगा। करिन ने आंखें बंद की और हाथ बढ़ाकर बटन दबा दिया। पहिया रुका और उस पर आया, घुटनों पर बैठकर खुद को 20 बार थप्पड़ मारो। एनी ने पहिया देखा और जोर से हंस पड़ी। खुद ही बुलाया है, अब पीछे मत हटना। मैं खुशी खुशी अपनी किस्मत मानता हूँ। आदमी ने कंधे उचकाए। थोड़ा शर्मिंदा था, पर उसने निडरता से घुटनों पर बैठकर एक ही बार में अपने गाल पर 20 थप्पड़ जड़ दिए। अब उसकी बारी थी करिन के लिए एक यादृच्छिक सजा चुनने की। पहिया घूमने लगा। आदमी ने एक पल उसे देखा, फिर आंखें बंद करके बटन दबा दिया। एनी जल्दी से देखने दौड़ी और उसका चेहरा सिकुड़ गया। सजा थी, विपरीत लिंग के किसी जानकार को 1 मिनट तक फ्रेंच किस करो। करिन ने सजा पड़ी और गुस्से से भौहें तान लीं। आदमी मुस्कुराकर बोला, मैंने तो खुद को थप्पड़ मारे, अब तुम्हें भी अपनी सजा निभानी होगी। एनी सहन नहीं कर पाई। तुम्हें पता भी है वो कौन है? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें उसे चूमने के लिए कहना? मैं बता दूं, वो मेरे अंकल की। करिन ने एनी को बीच में रोका। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। एनी ने जल्दी से उसे रोका। करिन, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम उसे फायदा नहीं उठाने दे सकती। मैं अपना फोन उसके पास छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन अफसोस, करिन ने इस खेल को मान ही लिया था। आओ न, खूबसूरत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आदमी ने बाहें फैलाकर, होठों को चोंच की तरह बनाकर खड़े होकर इंतजार किया। करिन उसके पास जाने के बजाय बोली, सजा कहती है कि मुझे ऐसे आदमी को किस करना है जिसे मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। आदमी पीछे हटने को तैयार नहीं था। बहाने मत बनाओ, यह मेरे अलावा तुम्हें और कौन सा आदमी जानती हो? करिन पलटी और भीड़ में किसी जान पहचान वाले आदमी को ढूंढने लगी। अचानक एनी को कोने में किसी को देखकर उम्मीद की किरण मिली। वह झुककर करिन को दिखाने लगी, देखो करिन, वो अंकल जेरेमी हैं, वही हैं। तुम उन्हें ही किस कर सकती हो। अगर करिन जेरेमी को चूम लेती तो सब ठीक रहता। आखिरकार पति पत्नी का अंतरंग होना सामान्य था और एनी नहीं चाहती थी कि करिन को सिर्फ फोन के लिए उस घटिया आदमी का शिकार बनना पड़े। करिन ने भी जेरेमी को देखा। उसके साथ एक खूबसूरत, सेक्सी और घुंघराले बालों वाली औरत थी,
जिसकी ड्रेस का गला गहरा था और क्लीवेज साफ दिख रहा था। तो उसे ऐसी औरतें पसंद हैं। अगर मैं उसे किसी और औरत के साथ होते हुए किस करूं तो बस बोझ ही बनूंगी, करिन ने सोचा। इसके अलावा उसने पहले भी उसे जबरन किस किया था ताकि अपनी सौतेली मां के तय किए आदमी से पीछा छुड़ा सके, और उसी वजह से उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी और 3 महीने तक निभाना पड़ा। अब अगर वो दोबारा जेरेमी को किस करती तो नतीजे और भी बुरे होते। उसने नजरें फेर ली और नीचे खड़े उस आकर्षक आदमी को देखा जिसने कुछ देर पहले उससे बातें की थीं। वह शांत जगह पर खड़ा था, उसे नर्म मुस्कान से देख रहा था। उसके चेहरे का भाव साफ कह रहा था, बिल्कुल, तुम्हें स्वागत है। आओ और मुझे किस करो। करिन ने मन ही मन माना कि वह आदमी उसे अप्रिय नहीं लगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व और रूप रंग बेहद सलीकेदार था। तो मैं उसी को किस कर लूंगी, उसने सोचा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। करिन को उस आकर्षक आदमी तक पहुंचने के लिए जेरेमी के पास से होकर जाना था। भले ही उसने जेरेमी की ओर नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसे उसकी नज़रों से उठ रही मिली-जुली भावनाएं साफ महसूस हो रही थीं। वह बेपरवाह चलते हुए आगे बढ़ी, तभी अचानक किसी ने पैर अड़ा दिया और वह लड़खड़ा गई। पल भर में करिन का संतुलन बिगड़ा और वह जेरेमी की मजबूत छाती पर गिर पड़ी। शोरगुल मचाते दर्शक एकदम चुप हो गए। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया। ज़ीक ने थोड़ी मस्ती करने के लिए सीटी बजाई और माहौल को तोड़ दिया। सब एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। वाह, उसने तो मिस्टर जेरेमी को चुन लिया। क्या उसे पता नहीं वो कौन है? इतनी हिम्मत कि उन्हें छू भी लिया। लगता है उसने जानबूझकर किया है। और क्या, न्यू कैपिटल सिटी की कौन सी औरत है जो मिस्टर जेरेमी के करीब नहीं आना चाहती? मुझे तो लगता है मिस्टर जेरेमी उसे धक्का देकर अलग कर देंगे। वो किसी भी औरत को अपने पास आने नहीं देते। करिन ने सिर उठाया तो उसकी लंबी काली पलकें झपकी और आंखों में लाचारी और झेप थी। मिस्टर जेरेमी ने भौहें उठाईं। तुम क्या करने वाली थीं? करिन ने आह भरी। गलत मत समझिए, मिस्टर, मैं आपको चुनने वाली नहीं थी। जेरेमी की आंखें ठंडी और संकुचित हो गईं। सच में? करिन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तो किसी और को चुन रही थी, वो देखिए वहाँ खड़ा है। वो उठने ही वाली थी कि तभी सामने से एक आदमी दौड़कर आया और उसे डांटने लगा, तुम्हें जीना नहीं है क्या? मिस्टर जेरेमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत उठ जाओ वरना वो नाराज हो जाएंगे। करिन उठना चाहती थी, लेकिन जेरेमी का बड़ा सा हाथ उसकी कमर पर आ टिका और उसने उसे सीधा होने से रोक दिया। परिपक्व और गंभीर जेरेमी ने ठंडी निगाहों से उस प्लेबॉय को देखा और शांत स्वर में बोला, और अगर मैं नहीं चाहता कि ये उठे तो? मिस्टर जेरेमी, वो आदमी सिहर उठा और उसकी रीढ़ में सर्द झुरझुरी दौड़ गई। जेरेमी से इतना डर गया कि आगे बोलने की हिम्मत ही न रही। करिन ने जेरेमी को हल्का सा इशारा किया और नीचे खड़े उस आकर्षक आदमी की ओर उंगली दिखाई। मैंने आपको छूने का इरादा नहीं किया था, मैं तो उसे चुनने वाली थी। मुझे जाने दीजिए। जेरेमी ने उस आदमी की ओर एक तिरछी नज़र डाली और उसकी आंखों की गहराई और भी अंधेरी हो गई। करिन फिर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने तनकर बैठना चाहा, किसी ने जोर से उसकी पीठ थपथपाई और वह फिर जेरेमी पर मुंह के बल गिर गई। इस बार उनके होंठ टकरा गए और उसके सामने के दांत जेरेमी के दांतों से भिड़ गए। करिन कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि जेरेमी पहले ही उसे चूमने लगा। उसकी आंखें फैल गईं और दिमाग सुन्न हो गया। ये अप्रत्याशित था, लेकिन चूंकि जेरेमी उसे किस कर रहा था, उसने तय किया कि अब हालात का सामना कर ही ले। उसने मन ही मन 60 सेकंड की गिनती शुरू की। उसकी धड़कन सेकंडों से कहीं तेज चल रही थी और पूरा शरीर तपने लगा। आखिरकार 1 मिनट बीत गया। करिन की सांसें तेज थीं। उसने अपना चेहरा जेरेमी की गर्दन में छिपा लिया और गहरी सांसें लीं। वह चाहती थी कि उसके गालों की लाली थोड़ी कम हो जाए ताकि उसे जेरेमी का सामना न करना पड़े। वो उसका असली पहला चुंबन था। भले ही उसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन सबके सामने होने के कारण उसे बेहद संकोच हो रहा था। जेरेमी ने अपनी बाहों में सिमटी उस लड़की की शर्म और झेप महसूस की।
उसने अपने खुरदरे हाथों से करिन के सिर के पीछे सहलाया, जैसे किसी डरे हुए छोटे पालतू को तसल्ली दे रहा हो। फिर उसने भौहें उठाई और करिन के साथ खेल खेलने वाले उस सन रह गए आदमी की ओर देखा। अब तो काफी है ना? या तुम और खेल खेलना चाहते हो? शायद इस बार मेरे साथ। वो आदमी होश में आया और डरते डरते हाथ हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर वह तुरंत पीछे मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। रुको, एनी हाथ कमर पर रखकर आगे आई। आदमी ठिठक गया और पहले की अकड़ खोकर डरते डरते बोला, अब और क्या चाहिए? एनी ने हाथ आगे। उस आदमी को ये बात लगभग भूल ही गई थी, लेकिन एनी ने फिर से याद दिलाई तो उसने तुरंत अपने साथी को बुलाकर उसका फ़ोन वापस करवा दिया। फ़ोन वापस मिलने के बाद एनी ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि जेरेमी मेरे अंकल हैं। अब विश्वास हुआ? हाँ, हमें यकीन हो गया। माफ़ करना, हम बहुत नासमझ थे। ये हमारी गलती थी। कसम खाते हैं, हमें पता ही नहीं था कि वो आपकी भतीजी हैं, मिस्टर जेरेमी। माफ़ कर दीजिए, सच में माफ़ी चाहते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो गुलाबी बालों वाली लड़की, जो चोरी छिपे अंदर आई थी, जेरेमी की भतीजी निकलेगी। सबको लगा था कि शायद कोई अजनबी लड़की उनसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। खुशकिस्मती थी कि उनकी हरकतों के बावजूद कुछ गंभीर हादसा नहीं हुआ। वो तीनों प्लेबॉय एनी और करिन के सामने झुककर बोले, हमें माफ़ कर दीजिए। आपसे विनती है, कृपया हमसे नाराज मत रहिए। एनी ने उन्हें घूरा, फिर स्नो रूम के दरवाजे की ओर इशारा करके कहा, दफा हो जाओ। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तीनों ऐसे भागे मानो किसी बड़े अपराध से माफ़ी मिल गई हो। तब तक करिन शांत हो चुकी थी। वह जेरेमी से अलग होकर संयमित स्वर में बोली, आप लोग मज़े कीजिए। मैं चलती हूँ। एनी उसके पीछे भागी। करिन, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करिन और एनी साथ में स्नो रूम से बाहर आई, तभी बाथरूम के पास छुपी हुई शर्लिन अचानक बाहर आकर रास्ता रोक खड़ी हुई। ठहरो करिन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। करिन का मूड पहले से ही खराब था, उसने चिढ़कर भौहें चढ़ाईं। पूछो, शर्लिन ने सवाल किया, मुझे बताओ, तुम स्नो रूम के अंदर कैसे आई? करिन ने तिरछी भान उठाई। इतना मुश्किल है क्या? उसका लापरवाह रवैया देखकर शर्लिन और भड़क गई। बिल्कुल मुश्किल है। मैं जैसी सुपरस्टार भी अंदर नहीं जा सकती। बताओगी या नहीं? कुछ बताने लायक है ही नहीं। करिन उसे अनदेखा करके एनी के साथ आगे बढ़ गई। एनी ने पीछे मुड़कर शर्लिन को देखा और करिन से पूछा, ये कौन है? करिन ने छोटे से जवाब में कहा, रिश्तेदार। शर्लिन ने गुस्से से दांत भींचे, अपना मोबाइल निकाला और करिन व गुलाबी बालों वाली एनी की तस्वीर खींच ली। ठीक है, अगर तुमने नहीं बताया तो पापा बताएंगे। इंतजार करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। करिन और एनी जब ट्वाइलाइट से बाहर निकली तो सामने एक काली मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। उसकी खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई और जेरेमी का ठंडा साइड प्रोफाइल नजर आया। गाड़ी में बैठो। करिन ने भौहें सिकोड़कर बिना कोई सवाल किए आज्ञाकारी ढंग से गाड़ी में बैठ गई। एनी भी बैठना चाहती थी, लेकिन टॉमी ने उसे रोक दिया। मिस एनी, कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर जेरेमी ने आदेश दिया है कि आपको घर पहुंचाकर ग्राउंडेड किया जाए ताकि आप अपनी हरकतों पर सोचें। एनी का चेहरा बिगड़ गया। ग्राउंडेड, अपनी हरकतों पर सोचूं? अंकल, अरे! काली मर्सिडीज बेंज तेजी से निकल गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। जेरेमी आलस से पीछे झुककर एक हाथ से अपना माथा टिकाए हुए था। उसकी काली आंखों में वही कठोरता थी जो आमतौर पर किसी सख्त पिता में होती है। तुमने आसानी से ये मसला हल कर सकती थी, बस मुझे कॉल करके। क्यों जरूरत थी इतनी अकड़ दिखाने की? करिन ने मुंह फुलाए हुए कहा, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है। जेरेमी ने अपना बड़ा सा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मुझे अपना फ़ोन दो। करिन ने बिना झिझक फ़ोन निकालकर दे दिया। जेरेमी ने उसमें अपना नंबर सेव किया और वापस देते हुए बोला, करिन,
याद रखना, मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम चाहो, सिवाय अपनी भावनाओं के। अगली बार जब भी कोई समस्या हो, बिना झिझक मुझे कॉल करना। करिन कुछ पल को चुप रह गई। फिर उसने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ ताना मारा, सब कुछ दे सकते हो, सिवाय अपनी भावनाओं के। तो क्या उस जेरेमी ने बिना किसी हाव भाव बदले कहा। शुरू में ये जरूरी नहीं था, लेकिन हमारी शादी की अवधि के दौरान मैं किसी भी आदमी को अपनी पत्नी के करीब आने नहीं दे सकता। मेरे सामने से गुजरकर किसी और आदमी को चूमना ऐसी चीज है जो दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। करिन ने आंखें घुमाई, सिर मुड़कर कार की खिड़की से बाहर सड़क की ओर देखा और ताना मारते हुए बोली, वाह, ये बात तो उस इंसान के मुंह से अच्छी लग रही है, जिसने खुद तो कोई उदाहरण पेश ही नहीं किया। क्या तुमने किसी और औरत के साथ पब्लिक में डेट नहीं की थी? जेरेमी ने आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए पूछा। क्या तुम जालस हो? करिन उस सवाल से दंग रह गई, होंठ फड़कने लगे। मैं जालस? हम तो असली कपल भी नहीं हैं। मुझे गुस्सा तो इस बात पर है कि तुमने बिना पूछे जबरदस्ती मुझे किस किया और मुझे दम घुटने तक का एहसास हुआ। जेरेमी ने भान हल्का उठाया। अगर मुझे सही याद है, तो उस दिन तुमने भी मुझे बिना बताए किस किया था। करिन के पास कोई जवाब नहीं था और उसने गहरी भौहें सिकोड़ ली। अरे, ये कैसे एक जैसा हुआ? मेरा तो बस एक पैक था। मैंने तो अपना। जेरेमी के होंठ हल्के से उठे। अपना क्या? उसका छेड़ने वाला लहजा सुनकर करिन का चेहरा लाल पड़ गया। वह मन ही मन झुंझलाती रह गई। कुछ नहीं, सच तो ये था कि वह तो उस सेक्सी आदमी को चूमना ज्यादा पसंद करती, जिसे उसने बार में एक ही बार देखा था और जिसे वह ठीक से जानती भी नहीं थी। उसे छूने से कोई भावनाएं जुड़ती नहीं, और वैसे भी वे दोबारा मिलते भी नहीं। जेरेमी दूसरी ओर इतना असरदार और प्रभावशाली था कि पूरे शहर को जल्द ही उस किस के बारे में पता चल जाना तय था। आखिर में ये सब फिर से गॉसिप और गलतफहमियों का सिलसिला शुरू कर देगा। करिन चाहती थी कि वो 3 महीने जितना हो सके लो प्रोफाइल तरीके से बिताए। जितने कम लोग उनके रिश्ते के बारे में जानते उतना अच्छा था। और जैसे ही 3 महीने पूरे हो जाएंगे, वह होल्डन से सारे रिश्ते तोड़ देगी और फिर कभी उनका नाम तक न लेगी। वो इन सब उलझनों से खिन्न हो ही रही थी कि अचानक उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली तो देखा कि कॉल उसके पिता मावन का था। वह जानती थी कि मावन ने इसी समय कॉल इसलिए किया है क्योंकि शर्लिन फिर से कोई तमाशा कर रही होगी। करिन ने कॉल उठाया और उसके पिता का गुस्से से भरा स्वर वही था जैसा उसने सोचा था। फोन स्पीकर पर न होते हुए भी उनकी आवाज गूंज रही थी। करिन, तुमने पब्लिक में कैसी घटिया हरकतें की हैं? घर आकर हमें सब समझाना होगा। करिन ने कनपटी दबाई। पापा, मैं आज थोड़ी थक गई हूँ। मैं कल घर आऊंगी, मावन ने गुस्से से चिल्ला कर कहा। नहीं, ऐसी क्या कर रही थी कि इतनी थक गई? मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत घर लौटो। करिन बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए उसने कॉल काट दिया और फोन बंद कर दिया। मावन की दहाड़ शांत कार में साफ सुनाई दे रही थी। इस बीच जेरेमी ने इसे कोई बड़ी बात न मानते हुए अपने फोन पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने लगे। उन्होंने सहजता से पूछा, क्या चाहोगी कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं? करिन ने सिर हिलाया। मेरे छोटे मोटे पारिवारिक झगड़े में आपको परेशान करने की जरूरत नहीं। कार ने करिन को होल्डन परिवार के घर के दरवाजे पर उतारा और फिर चली गई। जेरेमी उसके साथ अंदर नहीं गए, जो अच्छा ही था क्योंकि पैमला घर पर थी। उनकी गैरहाजिरी से दोनों को प्यार का ढोंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, वरना एक छोटी सी गलती से ही उनकी नकली शादी का राज खुल सकता था। करिन ऊपर अपने कमरे में लौट आई। वह उदास थी, इसलिए उसने कंप्यूटर ऑन किया और अपने गेम में लॉगिन कर लिया। तभी उसके इन गेम दोस्त का एक प्राइवेट मैसेज पॉप अप हुआ। रोड टू सक्सेस, वर्शिप इमोजी मास्टर। आप आखिरकार ऑनलाइन आ गईं। रोड टू सक्सेस वही बंदा था जिसने कुछ समय पहले जोई से धोखा खाने पर अल्फा एंटरप्राइजेस का पूरा सिस्टम हैक कर दिया था। जिस दिन करिन ने आज लीग में हैक करके उससे बातचीत की थी,
तब से वह लगातार उसे सिखाने की जिद कर रहा था और बिना उसकी सहमति के भी उसे मास्टर कहने पर अड़ा हुआ था, जिससे करिन बहुत परेशान हो गई थी। करिन ने कीबोर्ड पर टाइप किया और जवाब दिया, What do you want? रोड टू सक्सेस, डिसअपॉइंटेड इमोजी। कुछ नहीं, आज मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं अपने मास्टर से बात करना चाहता था। करिन ने जवाब दिया, क्या हुआ? रोड टू सक्सेस, एंग्री इमोजी। मैंने आज स्नो रूम में अपनी दोस्त की लव राइवल को देखा, तो सोचा उसकी थोड़ी मदद कर दूं। मैंने कोशिश की कि वो औरत ठोकर खाकर सबके सामने मुंह के बल गिरे, लेकिन वो औरत जानबूझकर उस लड़के पर गिरी जिसे मेरी दोस्त पसंद करती है, और मौके का फायदा उठाकर उसके होठों पर किस भी कर लिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। करिन कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हुए गहरी सोच में पड़ गई। दुनिया सचमुच कितनी छोटी थी और वही निकला जिसने उसे ठोकर मारी थी। ज़िक और घुंघराले बालों वाली औरत के अलावा जेरेमी के साथ उस समय एक और हैंडसम नौजवान था, जिसकी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं, उम्र करीब 17-18 साल। वही ज़रूर रोड टू सक्सेस होगा। क्या तुम्हें लगता है कि वो इस तरह गिरी इसलिए क्योंकि तुमने जिस एंगल से उसे ठोकर मारी थी? ये तो नहीं कि वो खुद तय कर सकती थी कि कहाँ गिरे। रोड टू सक्सेस, हम्फ। मुझे तो वो एक चालाक औरत लगती है, और बेशर्म भी। मुझे पूरा यकीन है कि वो जानबूझकर उस पर गिरी थी। करिन बस आह भर सकती थी। उसने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया और बोरियत दूर करने के लिए सर्वर पर गेम्स खेलने लगी। लगातार कई गेम जीतने के बाद करिन ने एक प्राइवेट मैसेज खोला। रोड टू सक्सेस, पिटिफुल इमोजी। मास्टर, क्या आप न्यू कैपिटल सिटी से हैं? क्या मैं आपको खाने पर ले जा सकता हूँ? करिन ने जवाब दिया, ये ख्याल छोड़ दो। मुझे नहीं लगता तुम मुझे देखकर खुश होगे। रोड टू सक्सेस, पजल्ड इमोजी। क्यों नहीं? आप मेरी आइडल हो। अपनी आइडल को देखकर मुझे खुशी होगी। करिन ने थोड़ी हथेली पर टिकाई और हंसी दबाने लगी। क्योंकि मैं वही औरत हूँ जिसे तुम BTCH कह रहे हो। उसने मन ही मन सोचा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। करिन ने गेम से बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला। वह पैमेला थी। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, जरा चखो। बूढ़ी औरत के पीछे एक मेड खड़ी थी, जिसके हाथ में स्वादिष्ट खुशबू वाला सूप का कटोरा था। पैमेला इन दिनों तरह तरह के व्यंजन बना रही थी। करिन का पाचन तंत्र तो जैसे ओवरटाइम पर चल रहा था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि खाना स्वादिष्ट भी होता था, इसलिए करिन ने कभी मना नहीं किया। थैंक यू, ग्रैंडमा। करिन ने दरवाज़ा चौड़ा कर दिया ताकि पैमेला अंदर आ सके। पैमेला ने प्यार और अपनापन भरी नज़र से अपनी बहू को सूप पीते हुए देखा। क्या तुम अकेली लौटी हो? एनी कहाँ है? करिन ने सच सच जवाब दिया। जेरेमी ने अपने स्पेशल असिस्टेंट टॉमी को कहा कि वो एनी को घर छोड़ दे। पैमेला का चेहरा सख्त हो गया। तुम जेरेमी से मिली? करिन ने सूप पीते हुए सिर हिला दिया। पैमेला खुश नहीं दिखी। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? उसने मुझे घर छोड़ दिया, लेकिन शायद काम में बहुत बिजी है, इसलिए देर से घर आएगा। बूढ़ी औरत ने नाराज होकर कहा, वो बदमाश। जब उसके पास इतनी सुंदर पत्नी घर पर उसका इंतजार कर रही है तो घर क्यों नहीं आता? उसे तो बस काम ही काम सूझता है। क्या उसका काम उसे बच्चे देगा? करिन के होंठ हल्के से फड़क गए। उसे समझ नहीं आया कि इस बात पर क्या जवाब दे। असल में पैमेला एक प्यारी सी बूढ़ी औरत थी। पहली मुलाकात के समय जितनी सख्त और दूर दूर सी लगी थी, उतनी वैसी अब नहीं थी। बस उसकी एक ही कमजोरी थी, वो बहुत ज्यादा उतावली थी पोते के लिए। अगले दिन दोपहर में करिन अपने घर लौटी। जैसे ही मावन ने उसे देखा, गुस्से से हाथ में पकड़ा पानी का गिलास फोड़ दिया और चीखते हुए बोला, तुरंत घुटनों के बल बैठ जाओ, तुम बेशर्म औरत। करिन ने जमीन पर टूटे कांच के टुकड़ों को पार किया और मावन के पास चली गई। क्या हुआ, डैड? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शर्लिन हाथ बांधकर एक तरफ खड़ी थी और जहर घोलते हुए बोली, तुम्हें पूछने की हिम्मत है? तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। करिन ने बेरुखी से शर्लिन की तरफ देखा। मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, किसकी बात कर रही हो तुम?
मावन ने सख्त चेहरे से गुस्से में पूछा, तुमने कहा था कि तुम नौकरी के लिए बाहर गई हो। कैसी नौकरी कर रही हो तुम? करिन कुछ पल चुप रही क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो अपने काम को किस तरह समझाए। वो सोच रही थी कि एक दबंग आदमी की पत्नी बनने का नाटक करना ताकि वो अपने बड़ों को खुश कर सके, इसे कौन सा पेशा कहा जाए? एक्ट्रेस कहना बेहतर होगा या टेम्पररी वाइफ? मावन ने जब देखा कि करिन जवाब देने में झिझक रही है तो वो और भड़क गया। क्या तुम इसे मुझसे छिपाती रहोगी? एक मशहूर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होकर तुमने बार होस्टेस बनने का काम कैसे चुन लिया? तुम्हें शर्म नहीं आई, करिन? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? होस्टेस? करिन ने भौहें चढ़ाई। मावन ने मेज पर एक फोटो पटकी जिसमें करिन और आनी साथ साथ दिख रही थी, जब वो लोग पिछले दिन स्नो रूम से बाहर निकल रही थीं। एनी ने दिल टूटने के बाद निराशा में अपने बाल गुलाबी रंग लिए थे और बहुत खुला कपड़ा पहना था। ऊपर से उसने इतना शराब पी रखी थी कि वो लड़खड़ाते हुए चल रही थी। उसे देखकर कोई भी यही समझ सकता था कि वो बार होस्टेस है। इसी वजह से कल रात 3 आदमियों ने उसका मजाक उड़ाया था। और चूंकि करिन उसके साथ साथ चल रही थी, देखने वाले दोनों को एक जैसी समझ बैठे। करिन ने फोटो देखा, फिर शर्लिन की तरफ देखा और कहा, ये फोटो तुम्ही ने दिखाया ना? शर्लिन जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई, बल्कि थोड़ी ऊंची करके जैसे कह रही हो, तो क्या हुआ अगर मैंने दिखाया? फिर उसकी सौतेली माँ लिलियना भी वही राग छेड़ने आ गई। अपनी बहन को मत दोष दो, करिन। वो तो बस चाहती है कि तुम सही रास्ते पर लौट आओ। होस्टेस का काम भले आसान पैसा हो, लेकिन वो गिरा हुआ काम है। हाय, तुम्हें क्या हो गया, करिन? लिलियना के दुखी चेहरे को देखकर करिन मुस्कुराए और बोली, मुझे सही रास्ते पर लाना चाहती है। मेरा ख्याल है ये सलाह उसे खुद को देनी चाहिए। शर्लिन ने नापसंदगी से घूरते हुए कहा, इसका मतलब क्या है, करिन? मैं कोई बार होस्टेस नहीं हूँ, तो मैं तो पहले से ही सही रास्ते पर हूँ। करिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और मावन से समझाया, फोटो में जो गुलाबी बालों वाली लड़की है, वो मेरे लैंडलॉर्ड के रिश्तेदार की है। उसका दिल टूटा था, इसलिए बार में ड्रिंक करने गई थी। मैं तो बस अपने लैंडलॉर्ड की खातिर उसे लेने गई थी। मावन कुछ पल के लिए ठिठक गया और थोड़ा शक से बोला, क्या तुम सच कह रही हो? करिन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। शर्लिन को इस पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ और वो आगे बढ़ी ताकि करिन को झूठा साबित कर सके। डैड से अभी भी झूठ बोलोगी? ट्वाइलाइट का स्नो रूम सिर्फ सीनियर मेंबर्स के लिए है, आम लोगों का वहां जाना मना है। अगर तुम वाइन होस्टेस नहीं हो तो वहां ऐसे कैसे चली गई? जरा ये तो समझाओ। करिन ने उसकी ओर देखा और शांत मुस्कान के साथ बोली, मैं वहां इसलिए जा सकी क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड वहां के सीनियर मेंबर्स में से एक हैं। शर्लिन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे याद आया कि उसने कुछ दिन पहले करिन को एक बहुत बड़े घर में जाते हुए देखा था, जब वो उसका पीछा कर रही थी। शर्लिन सन रह गई। कौन से ट्रेंडिंग सर्चेस? मैंने तो हाल ही में कोई काम भी नहीं किया, फिर मैं कैसे ट्रेंड कर रही हूँ? और वो भी लिस्ट के सबसे ऊपर। यहाँ तक कि जब उसका वार्डरोब मालफंक्शन हुआ था, तब भी उसका नाम ट्रेंडिंग लिस्ट के टॉप पर नहीं आया था। आखिर चल क्या रहा है? उसके दिल में एक बुरा एहसास उठने लगा। उसने फटाफट अपना फ़ोन निकाला और चेक किया। सचमुच उसका नाम सर्च लिस्ट के सबसे ऊपर था और उसके साथ लिखा था, एक्सपोज्ड, द मैन बैकिंग एक्ट्रेस शर्लिन कारेफ। शर्लिन के हाथ बुरी तरह कांपने लगे जब उसने उस हेडलाइन पर क्लिक किया। वहाँ एक वीडियो था जिसमें एंटरटेनमेंट सर्कल के कई बड़े लोग एक डिनर पार्टी में दिख रहे थे और एक गिफ्ट भी थी जिसमें वो एक गंजे आदमी की गोद में बैठी नजर आ रही थी। ये घटिया तस्वीरें वायरल कैसे हो गईं? ये किसने किया? कौन मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है? ट्रेंडिंग सर्चेस में आना मतलब पूरी दुनिया उसकी इस स्कैंडलस हरकत को देख सकती थी। मावन अपनी बेटी की हरकत से बेहद शर्मिंदा हुआ और गरजकर बोला, बेशर्म लड़की, जरा देखो तो इस वीडियो में तुम्हारी घटिया हरकतें।
शर्लिन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो सिर हिलाते हुए बेमन से बोली, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आए। मावन के चेहरे पर घृणा झलक रही थी। अब और क्या कहने को बचा है? तुम उस बूढ़े आदमी की गोद में बैठी हो। मैं कैसे ऐसी बेशर्म बेटी का बाप बन गया? शर्लिन फिर भी सफाई देने लगी। लेकिन डैड, हम बस काम की बात कर रहे थे। मावन गुस्से में कैबिनेट से प्रेस्ड फ्लावर डेकोरेशन उठाकर शर्लिन के चेहरे पर फेंक मारा और दहाड़ा, काम? क्या काम की बात करने के लिए किसी आदमी की गोद में बैठना पड़ता है? शर्लिन को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। डर से उसकी जुबान बंद हो गई। मैं शांत हो जाए, डैड। मुझे यकीन है उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। करिन ने मावन के लिए गर्म पानी का गिलास भरते हुए उसे समझाया, वो तो बस मशहूर बनने की कोशिश कर रही थी ताकि कारैफ परिवार का नाम ऊंचा हो। उन बूढ़ों ने उसे छुआ क्योंकि वो मजबूर थी उन्हें ऐसा करने देने के लिए। मावन और भड़क गया, छी, नाम ऊंचा करेगी? उसने तो हमें बदनाम कर दिया है। इतनी गंदी हरकत की और अब ट्रेंडिंग सर्चेस में भी आ गई। मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मुझे कितनी शर्म आ रही है। बात साफ थी जब उसने अपनी दोनों बेटियों की तुलना की। मावन को शुरू में लगा था कि करिन का नौकरानी जैसा काम करना शर्मनाक है, लेकिन जब उसे शर्लिन की इस गंदी हरकत का पता चला तो उसे समझ आया कि असली शर्मिंदगी किससे है। तुलना में करिन का काम तो ईमानदार ही था। शर्लिन अपने पिता का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन उसने करिन पर जहर जरूर उगला। उसने करिन की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, डैड के सामने संत बनने का नाटक मत करो। मुझे पूरा यकीन है ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारे रहते कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तुम चटाक। मावन ने शर्लिन को जोरदार थप्पड़ जड़ा। तुम्हें अपनी बहन को कोसने का हक किसने दिया? बाहर तुम उन्हीं आदमियों के साथ शराब पी रही हो और यहाँ आकर अपनी बहन पर उंगली उठा रही हो। वो ईमानदार काम कर रही है और उसने कुछ गलत नहीं किया। आईना देखो, शर्लिन। जिद्दी तुम हो और अपनी गलतियों से सीखने का नाम ही नहीं लेती। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा, बेशर्म लड़की। आह! शर्लिन चीख पड़ी, जमीन पर गिर गई और रोने लगी। रोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? मावन आग बबूला होकर उसे दोबारा मारने ही वाला था कि लिलियना अपनी बेटी को पिटते देख दौड़ी और मावन को रोक लिया। बस कीजिए, मावन। शर्लिन को मत मारिए। उसने जो किया, जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मावन ने घृणा से हंसते हुए कहा, मजबूरी? कौन सी मजबूरी? मुझे तो लगता है ये बस ऊंचाइयां छूने के चक्कर में कुछ भी कर रही है। यही सिखाया था तुमने इसे, शर्लिन। तुम दोनों ने कारैफ परिवार की नाक कटा दी है। अब से तुम दोनों घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहेगी। वो दोनों का चेहरा देखना भी नहीं चाहता था। ठंडी सांस छोड़ते हुए वो ऊपर चला गया। लिलियना ने जल्दी से शर्लिन को उठाया और दुखी होकर पूछा, शर्लिन, तुम ठीक हो? शर्लिन उसकी बाहों में समा गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये सब कैसे हो गया, मॉम? ये वीडियो वायरल कैसे हो गया? अब तो मुझे किसी का सामना करने की भी हिम्मत नहीं रही। लिलियना ने अपनी बेटी शर्लिन को ढांढस बंधाया। चिंता मत करो, शर्लिन। मैं तुम्हारा नाम साफ करने का तरीका ढूंढ लूंगी। मत रो। करिन एक तरफ आराम से खड़ी थी, चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान लिए। लिलियना और शर्लिन की यह हालत देखकर उसने हल्की सी हंसी भी छोड़ दी। करिन की वह हल्की हंसी सुनते ही शर्लिन का रोना बंद हो गया। उसके चेहरे पर शिकन आ गई और उसने गुस्से से करिन की ओर घूरते हुए उंगली उठाई। ये सब तुमने किया है। तुम ही हो जिसने मुझे बर्बाद किया, करिन। करिन ने भौं उठाए और मासूमियत से हाथ फैला दिए। मैं जैसी एक मामूली मेड तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? न्यूज़ में हेडलाइन खरीदना बहुत महंगा पड़ता है और मेरे पास उतने पैसे ही नहीं। असल में बात पैसों की नहीं, बल्कि खास तकनीकी हुनर की थी। शर्लिन फिर भी नाखुशी से उसे घूरती रही। चाहे तुमने हेडलाइन खरीदी ना हो, लेकिन डैड के सामने तुमने ही आग में घी डाला है। अगर तुम यहाँ न होती तो उन्हें ये खबर कभी पता भी न चलती। करिन ने भौहें चढ़ाईं।
क्या तुम ही नहीं थी जिसने डैड से कहा था कि मुझे घर बुलाएं? शर्लिन के पास कोई जवाब नहीं था। करिन ने आगे कहा, खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आज यहाँ न भी आती तो भी डैड को ये खबर खुद ही मिल जाती। एक सलाह है, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी गंदी हरकतों के बारे में न जाने, तो सबसे अच्छा तरीका है कि वो हरकतें करना ही छोड़ दो। शर्लिन इतनी गुस्से में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। लिलियना अपनी बेटी को रोता देखकर अब चेहरे पर बनावटी नरमी बरकरार नहीं रख पाई। उसने कहा, बस करो अपनी तानों की बारिश, करिन। क्या तुम खुद बहुत अच्छी हो? तुम तो एक नाजायज औलाद हो जो सिर्फ डैड के सामने सीधी सादी लड़की बनने का ढोंग करती है। करिन ने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा और मुस्कुराई। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों कितनी घटिया इंसान हो। करिन ने आगे कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के साथ क्या हो रहा है? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो अब लौटकर तुम्हें ही काट रहा है। इतना कहकर करिन तुरंत पलटी और ऊपर चली गई मावन से मिलने। उसके मन में कई बातें थीं जो वो अपने पिता से अकेले में करना चाहती थी। लिलियना ने दांत भींचकर पीछे से करिन की शांत चाल को देखा। ये औरत हमें यूं नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। उसकी अब तक की कोशिशें करिन को कारेफ परिवार से बाहर निकालने में कभी सफल नहीं हुईं। कारेफ परिवार बहुत अमीर तो नहीं था, लेकिन उनके पूर्वजों ने उनके बीच काफी सारी जमीन जायदाद बांट दी थी। उन संपत्तियों से मिलने वाला किराया पूरे परिवार का जीवन आराम से चला सकता था। लिलियना को बस यही बर्दाश्त नहीं था कि करिन जैसी नाजायज बेटी भी इस संपत्ति में हिस्सेदार बने। उसकी पहली योजना थी कि करिन की शादी जल्द से जल्द करवा दी जाए, ताकि शादी के बाद पति का नाम लेकर वो परिवार की संपत्ति पर अपना हक खो दे। लेकिन करिन को ब्लाइंड डेट पर भेजने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसकी योजना टलती चली गई। लिलियना ने ठान लिया कि अब उसे करिन से निपटने का कोई और तरीका ढूंढना ही होगा। अगर वो यहाँ रही तो उनका और भी बड़ा नुकसान होगा। उधर मावन अपने स्टडी में गुस्से से बैठे थे जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने तुरंत डांटा, निकलो यहाँ से। डैड, मैं हूँ। दरवाजे के बाहर से करिन की नर्म आवाज आई। मावन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। करिन, अंदर आओ। करिन ने धीरे से स्टडी का दरवाज़ा खोला और हाथ में एक पेंटिंग लिए भीतर चली आई।